हेलो दोस्तों, आरएमसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज की, जिसे आमतौर पर पेट के छालों के नाम से जाना जाता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज, इसके टाइप्स, इसकी ईटियोलॉजी और जितने भी मेडिकल सर्जिकल से रिलेटेड फैक्टर्स हैं, उन सभी की आज अपन इसमें बात करने वाले हैं। तो आइए जुड़िए मेरे साथ अंत तक, हम इसमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा पेप्टिक अल्सर डिजीज की, कि जो म्यूकस की जो लेयर होती है स्टमक में होती है, वो म्यूकस की लेयर HCl से स्टमक को प्रोटेक्ट करके रखती है। अगर वो म्यूकस की लेयर खत्म हो गई या कम हो गया म्यूकस का प्रोडक्शन, और वो लेयर जो है वो पतली हो गई या लेयर जो है वो कहीं से शेड आउट हो गई, खत्म हो गई, तो HCl सीधा एक्सपोज कर देगा लेयर्स को, जो लेयर स्टमक की है, और वहां पर छाले उत्पन्न कर देगा। वो उसमें इन्फ्लामेशन करवा कर क्या करवा देगा, छाले करवा देगा, और छाले ही तो क्या कहते हैं, अल्सर कहलाते हैं। ठीक, तो अपन समझते हैं। और ये 3 तरीके के हो सकते हैं। इस तरीके से यहां पर देखिए आप कि ईसोफेगस हो गई, स्टमक हो गया, और ये ड्यूडेनम हो गई। ये ईसोफेगस, ये स्टमक, और ये ड्यूडेनम। ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, इन तीनों में अगर कहीं पर भी अल्सर हो जाता है, छाला हो जाता है, तो उसे अपन किस में कंसीडर करेंगे, पेप्टिक अल्सर में। लेकिन ये 3 तरह का होगा, तीनों लोकेशन के आधार पर। अगर लोकेशन ईसोफेगस है तो उस अल्सर को अपन कहेंगे ईसोफेजियल अल्सर। क्या कहेंगे उसको, ईसोफेजियल अल्सर कहेंगे। दूसरा है, अगर ये स्टमक में होता है तो उसे अपन कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। वहीं अगर ये ड्यूडेनम में होता है तो उसे अपन कहेंगे ड्यूडेनल अल्सर। तो अल्सर यहां पर 3 तरह के हो गए पेप्टिक अल्सर। सबसे पहला ईसोफेजियल अल्सर, दूसरा गैस्ट्रिक अल्सर, और तीसरा ड्यूडेनल अल्सर। अगर ईसोफेगस में हुआ तो ईसोफेजियल कहेंगे, स्टमक में हुआ तो गैस्ट्रिक कहेंगे, ड्यूडेनम में हुआ तो ड्यूडेनल कहेंगे। अच्छा, इनके कारण क्या रहे? ऐसे तो हुए नहीं होंगे, ये कोई तो इसका कारण होगा। तो चलो यहां साथ के साथ इसके अपन कोजेस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या कोजेस रहे होंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज के। तो सबसे पहले अगर मैं कोजेस की बात करूं या ईटियोलॉजी की बात करूं, कोजेस या ईटियोलॉजी, कोजेस या ईटियोलॉजी, अगर कोजेस ईटियोलॉजी की बात करूं तो सबसे पहला होता है H पाइलोराई। ये एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो एसिड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, और साथ ही एरोड कर देता है, एरोड कर देता है म्यूकस की लेयर को। और जैसे ही म्यूकस की लेयर एरोड होगी तो आपको पता है कि डैमेज हो जाएगा स्टमक या इसोफेगस या फिर ड्यूडेनम। ये डैमेज हो जाएगा, और जैसे ही ये डैमेज होगा यहाँ पर अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या कारण हो सकता है इसका? एक H पाइलोराई कारण हो सकता है, दूसरा हो सकता है एल्कोहल, एल्कोहल कंजप्शन। एल्कोहल कंजप्शन मतलब कोई आदमी बेवड़ा है, दारू पीता रहता है, तो उसको क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। एक कारण हो सकता है स्मोकिंग, स्मोकिंग भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। एक कारण हो सकता है NSAIDs। अरे भैया, भारत में चॉकलेट की तरह डोलो खाते हैं लोग। सिर दर्द नहीं हो रहा है, थोड़ा सा सिर दर्द हुआ है जो आराम से आराम करने से मिट सकता है, उसके लिए लोग चॉकलेट की तरह डोलो खा रहे हैं। वो जो डोलो है वो शरीर में जाकर क्या, HCl एसिडिटी बढ़ा देगी, HCl का जो सीक्रेशन है उसको इंक्रीज कर देगी। और आपको पता है कि HCl का सीक्रेशन अगर ज्यादा हुआ और थोड़ी सी भी कहीं से म्यूकस जो है वो कम हुआ और HCl ज्यादा हुआ, तो म्यूकस HCl के कंपेयर में कम था और HCl ने जलवा दिखा दिया, और जैसे ही जलवा दिखाया वैसे ही क्या हुआ, अल्सर हो जाएगा भैया। उसके अलावा इसका कारण हो सकता है स्ट्रेस। यहां पर ज्यादा फोकस करने की आपको आवश्यकता है। आजकल इसे 4th कैटेगरी में रख दिया गया है। स्ट्रेस से होने वाले अल्सर को स्ट्रेस अल्सर के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेस अल्सर के नाम से जाना जाता है। अरे ज्यादा स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। अगर अपन ज्यादा स्ट्रेस लेंगे और सोचते रहेंगे, ज्यादा दिमाग पर जोर डालेंगे, तो उस जोर डालने के चक्कर में क्या हो सकता है,
अपने पेट में छाले हो सकते हैं और उन छालों को नाम दिया जाएगा स्ट्रेस अल्सर। क्या नाम दिया जाएगा? स्ट्रेस अल्सर नाम दिया जाएगा उन्हें। उसके अलावा क्या हो सकता है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है कि दादाजी को था इसलिए पापा को है, और पापा को था इसलिए मेरे को हुआ, और मेरे को है तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो जाए कि मेरे बच्चों को भी ये डिजीज हो जाए, इसे अपन जेनेटिक्स के नाम से जानेंगे। तो ये सारी चीजें हो सकती है। कोज की एच पाइलोराई हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, एनएसएड्स हो सकते हैं, उसके अलावा स्ट्रेस हो सकता है और जेनेटिक्स हो सकती है। ये तो हो गई है भैया इसकी इटियोलॉजी। अच्छा, इसके सिम्टम क्या क्या आएंगे? इसके सिम्टम की बात करें तो पहले तो मैं स्पेसिफिक सिम्टम बताता हूँ। ईसोफेगस होगा तो क्या लगेगा? कैसे पता लगेगा ईसोफेजियल है? कैसे पता लगेगा बिना चेक किए कि गैस्ट्रिक है? और कैसे पता लगेगा ड्यूडेनल है? चलो देखते हैं। बात करें ईसोफेजियल अल्सर की, तो भाई साहब ईसोफेजियल अल्सर का जो सिम्टम रहेगा, इसका सिम्टम रहेगा कि भैया पेन होगा या हर्ट बर्न होगा। क्या होगा? हर्ट बर्न होगा। और कब होगा? जस्ट ड्यूरिंग ईटिंग। जब आदमी खाना निगल रहा है ना, जैसे ही मैंने खाना खाया, अब तुम्हें पता है कि इसोफेगस यहां होती है, स्टमक यहां होता है, ड्यूडेनम यहां होती है। अब जैसे ही मैंने खाना निगला, ये खाना निगला, तो ये खाना जैसे ही यहाँ टच करेगा इसोफेगस के अल्सर के आसपास, वैसे ही क्या हो जाएगा? जलन होगी ना। और यही दिल है, तो कहते हैं ना कलेजे में जलन लग रही है, हर्ट बर्न हो रहा है, तो वो हर्ट बर्न कहाँ होगा? इसोफेजियल अल्सर में होगा भैया। इसका साइन रहेगा स्पेसिफिक। हर्ट बर्न सिर्फ इसोफेजियल में हो सकता है, इन दोनों में नहीं हो सकता। ठीक, जस्ट ड्यूरिंग ईटिंग, जब जब खाना खा रहा है तब तब हो रहा है। खाना निकलेगा ना, खाएगा तो यूं तो है ही नहीं कि यहाँ रखा और मंत्र पड़ा और डायरेक्ट स्टमक में, ऐसा हो ही नहीं सकता। खाना जाएगा तो कहां से? इसोफेगस में। जैसे ही टच होगा क्या होगा? पेन होगा। ये हो गया इसका साइन स्पेसिफिक। भैया स्टमक की बात करें, तो स्टमक की बात करें तो भैया जस्ट आफ्टर ईटिंग, या तो जस्ट आफ्टर ईटिंग हो सकता है, या कभी कभी 30 मिनट के बाद भी हो सकता है। ये जैसे खाना खाया, खाना जैसे ही पेट में गया, पेट में खाना जाने के बाद क्या होगा? HCl का सीक्रेशन बढ़ेगा, और जैसे HCl का सीक्रेशन बढ़ेगा, वैसे ही जैसे यहाँ छाला है, अब HCl भाई साहब बड़े 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 बड़े, और छाले के जैसे ही टच करेंगे छाले को, वैसे ही क्या होगा यहाँ पर? अरे पेन होगा ना। क्या होगा? पेन होगा। तो जस्ट आफ्टर ईटिंग या 30 मिनट बाद क्या होगा? पेन हो जाएगा। ये ड्यूरिंग ईटिंग है, जब खा रहा है तब। अरे ये खा चुका है खाना, अब पेन हो रहा है। अब भाई साहब ड्यूडेनल में क्या होगा? चलो देखिए, यहां पर आपको पता है पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। अरे क्या पाया जाता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब जो खाना खाया था, वो खाना 3 से 4 घंटे तक कहां रहेगा? स्टमक में रहेगा, और फिर 3 से 4 घंटे बाद ड्यूडेनम में जाएगा। मतलब ड्यूडेनल अगर किसी को अल्सर है तो 3 से 4 घंटे बाद पेन होगा उसको, खाना खाने के। उसने खाना खा लिया है, अब 3 से 4 घंटे बाद जब वो रात को सोता रहेगा ना, रात को सोते सोते उसे पेन होगा। कब हुआ? रात को हुआ। रात को क्यों हुआ? क्योंकि खाना पहले कहां था रे भैया? स्टमक में भरा हुआ था। अब ये स्टमक से 3 से 4 घंटे बाद जब निकल रहा होगा ड्यूडेनम से होते हुए, तो क्या होगा? पेन होगा उसको। ठीक, तो पेन कब होगा इसमें? ड्यूडेनल अल्सर में पेन कब होगा भैया? पेन होगा आफ्टर 3 to 4 आवर ऑफ ईटिंग। अरे खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद पेन होगा। अरे पेन क्यों हुआ 3 से 4 घंटे बाद? क्योंकि पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगा। कब खुलेगा? 3 से 4 घंटे बाद, जब ये खाना HCl ढंग से इसका जो है काइम बना देगा इसको, उसके बाद ये जाएगा। और जब ये जा रहा होगा तो ये पेप्टिक जो अल्सर हुआ है ड्यूडेनम, उससे हाई बोल कर जाएगा 3 से 4 घंटे बाद। और जैसे ही हाई बोलेगा, वैसे आदमी भी बोलेगा हाई। क्यों बोला? क्योंकि पेन हुआ है। क्या? पेन हुआ है। अच्छा, एक ट्विस्ट और सुनो यहां पर, कि भाई साहब किसी को गैस्ट्रिक अल्सर है और एक को ड्यूडेनल अल्सर है। दो पेशेंट आपके सामने हैं। एक कहता है कि मेरे खाना खाते ही जलन बंद हो जाती है, और दूसरा कहता है कि खाना खाने के बाद जलन हो रही है। तो जो कह रहा है कि खाना खाने के बाद जलन बंद हो जाती है, मतलब उसको ड्यूडेनल अल्सर है। क्योंकि जैसे ही आदमी खाना खाएगा, वैसे ही पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद हो जाएगा। जैसे ही पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद होगा, इधर खाना डलना बंद हो जाएगा। जैसे ही खाना डलना बंद होगा, तो जो हाई कह के खाना जा रहा था, वो हाई नहीं कहेगा, क्योंकि ये तो यहाँ पर गेट तो बंद हो चुका है। और जब गेट बंद हो गया, तो ड्यूडेनल अल्सर वाला जो है पेशेंट, उसे अब पेन नहीं होगा। खाना खाते ही स्टमक से जाता हुआ जो मामला था, जो काइम जा रहा था स्टमक से नीचे ड्यूडेनम की तरफ, वो नहीं जाएगा। पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद हो जाएगा। तो ड्यूडेनल अल्सर वाला आदमी खाना ज्यादा खाएगा,
खाना ज्यादा क्यों खा रहा है वो? क्योंकि खाना खाते उसका पेन रिलीफ हो जाता है। जबकि अगर मैं बात करूं कि गैस्ट्रिक अल्सर वाला ये खाना नहीं खाएगा, इसको डर लगेगा खाना खाने से। इसको डर क्यों लगेगा? और भाई साहब 3 से 4 घंटे तक HCl भाई साहब तेल का मचाते रहेंगे, मतलब कम से कम 1 से 1.5 घंटे तो इससे ढंग से बर्निंग होगी। समझ सकते हो आप? चलो, उसके बाद ये तो हो गई इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स कि कब कौन से सिम्टम आएंगे। अब बात करें जनरल सिम्टम। सबसे पहला जनरल सिम्टम तो क्या होगा? पेन, है ना? साइन एंड सिम्टम, या इसे क्या कहते हैं अपन? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नोट्स के आप टेंशन ना करें, नोट्स आपको प्रॉपर वे में PDF फॉर्म में मिलेंगे। RMC नर्सिंग एकेडमी नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, आप वहां जाकर सर्च करें, या आपके जो लिंक है वो यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप सीधा लिंक के माध्यम से टेलीग्राम पर जाइएगा और वहां पर देखिएगा RMC नर्सिंग एकेडमी के अंदर आपको मिलेंगे इन सभी के नोट्स। जो जो डिजीज में यूट्यूब पर आपसे डिस्कस करूंगा उन सभी डिजीज के नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो भाई साहब पेन होगा, पेन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ अल्सर, और अल्सर का जो प्रकार रहेगा ना उस पर डिपेंड करेगा पेन। अच्छा, पेन हो रहा है। दूसरा हीमेट इमेसिस, और तीसरा मेलेना। अब समझना दोनों टर्म्स को, बात कर रहा हूं हीमेट इमेसिस की और मेलेना की। हीमेट इमेसिस एंड मेलेना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, पर रीजन इनका एक ही होने वाला है। GI ट्रैक्ट में खून निकल रहा है, अगर वो खून उल्टी के माध्यम से बाहर निकलता है, उल्टी की जरिए अगर वो खून जो है वो बाहर आ रहा है, तो उसे अपन हीमेट इमेसिस कहते हैं। अगर वही जो खून उल्टी के माध्यम से बाहर नहीं आ पाया और नीचे इंटेस्टाइन में चला गया और इंटेस्टाइन में स्टूल के माध्यम से वो बाद में पास हुआ, तो उसे मेलेना कहेंगे। कुल मिलाकर शरीर में ब्लीडिंग हो रही थी। क्या हो रही थी? ब्लीडिंग हो रही थी। कहां पर हो रही थी? GI में। कहां पर हो रही थी? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। क्या हो रही थी बच्चों? ब्लीडिंग हो रही थी। अगर ये ब्लीडिंग वोमिट के थ्रू बाहर आती है तो इसे हीमेट इमेसिस कहते हैं, हीमेट इमेसिस कहते हैं। और अगर यही वोमिट स्टूल के साथ बाहर आती है तो इसे मेलेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेलेना कहा जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्यों होगा? अरे भाई साहब यहां पर छाला हो रहा है, इस छाले से ब्लड निकलेगा। ब्लड निकलेगा, क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा। अब ये स्टमक ब्लड भरने के लिए थोड़ी बनाए, तो ये क्या कहेगा कि ब्लड बाहर निकल। क्या कहेगा? ये ब्लड बाहर निकल। तो ये ब्लड को बाहर निकाल देगा माउथ के थ्रू, और जैसे माउथ के थ्रू ब्लड निकलेगा तो माउथ के थ्रू कुछ भी कंटेंट निकले उससे क्या कहते हैं अपन? वोमिट कहते हैं। और वोमिट में क्या आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा, और उसी को क्या कह देंगे अपन? हीमेट इमेसिस कह देंगे। और कुछ अब यूं तो है ही नहीं कि सारा ब्लड इसने ठेका ले रखा है कि एक भी बूंद नहीं रहने दूंगा, सभी को ऊपर भेजूंगा। अरे नहीं, कुछ बचेगा। कुछ जो बचेगा वो यहां होकर आएगा स्टूल के माध्यम से, और स्टूल के माध्यम से जो आएगा उसे मेलेना कहेंगे अपन। क्या कहेंगे? मेलेना कहेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं कि भैया इसको ये हो गया, ये हो गया एनोरेक्सिया। और अब भूख नहीं लगेगी भाई साहब को, खाना खा रहे हैं और वाट लग रही है। खाना खा रहे हैं और वाट लग रही है, तो खाना क्यों खाएगा ये? अगर इसोफेजियल अल्सर है तो खाना खाते ही जलन हो रही है, हर्ट बर्न हो रहा है। अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो खाना तो खा लिया, अब खाना खाने के बाद रहा नहीं जा रहा भाई साहब से, तो दिक्कत आ जाएगी। हाँ, एक चीज, ड्यूडेनल अल्सर मोस्ट कॉमन अल्सर होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे आमतौर पर होने वाले अल्सर कौन से हैं, तो ज्यादातर यही आउट हो जाते हैं या यहां आउट हो जाते हैं, लेकिन पूछना यहां है मोस्ट कॉमन अल्सर कौन से हैं? ड्यूडेनल अल्सर हैं। चलो, तो एनोरेक्सिया होगा, वेट लॉस हो जाएगा भाई साहब का। क्या हो जाएगा? वेट लॉस हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम अपन को देखने को मिलेंगे किसमें? पेप्टिक अल्सर डिजीज में। चलिए अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। इन्हें मैं मिटा देता हूं। नोट्स आपको मैंने बताया RMC एकेडमी पर मिल जाएंगे, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम पर एक चैनल है RMC एकेडमी अपनी कोचिंग के नाम से, वहां पर आप जाइएगा, वहां पर देखिएगा। आपको जो डिजीज पढ़ाई जाएगी उसके सभी नोट्स संपूर्ण बिल्कुल थ्योरेटिकल वे में मिल जाएंगे। जो पूरा एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं वो सारा एक्सप्लेनेशन अपने नोट्स में रहेगा। चलिए, पैथोफिजियोलॉजी यही समझा देता हूं साथ का साथ ही। बात कर रहे हैं अपन पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी वैसे होती क्या है?
डिजीज किस तरह से हुई, फिजियोलॉजी का मतलब फंक्शन है और पैथो का मतलब कोई डिजीज, तो डिजीज किस तरह से हुई और उसने किस तरीके से बॉडी के फंक्शंस होते हैं उन्हें बॉडी के फंक्शंस को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक, चलो देखते हैं अपन। ड्यू टू ईटियोलॉजिकल कोज, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल कोज, ये जो नीचे कोज लिख रहे हैं ना, इनके किसी के भी कारण कुछ भी हो सकता है। तो ड्यू टू ईटियोलॉजिकल कोज इंक्रीज HCl प्लस impaired म्यूकस लेयर, म्यूकस की लेयर इंपेयर्ड हो गई, या कह सकता हूं मैं कि रप्चर हो गई, कुछ भी मान लो आप, इंपेयर्ड हो गई या रप्चर हो गई। HCl भाई साहब बढ़ गए, जैसे ये बढ़े तो HCl जो है ये कांटेक्ट किसके साथ करेगा, कॉन्टेक्ट विथ स्टमक, इसोफेगस या ड्यूडेनम की जो लेयर होती है उससे सीधा क्या कर लेगा, ये संबंध कांटेक्ट कर लेगा, सीधा उससे जुड़ जाएगा। जैसे HCl टच करेगा, तुम्हें पता है HCl क्या है, एसिड है जिसकी पीएच कितनी होती है, अरे 2 से 3 ही पीएच होती है इसकी, सिर्फ हाथ पे डाल देना तो आर पार निकल जाएगी। वो वहां टच कर रहा है तो क्या होगा भैया, छाला होगा। तो जैसे ये कांटेक्ट में आए वैसे क्या करवा देगा वहां पर, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, बॉडी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स देगी, और इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स देगी तो आगे जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर घाव हो जाएगा, छाला हो जाएगा, जिसे क्या कहा अपन ने, अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा। अल्सर जैसे फॉर्मेशन होगा तो जितने भी कॉम्प्लिकेशंस थे, कॉम्प्लिकेशन एंड जो सिम्टम थे एंड सिम्टम्स, वो क्या हो जाएंगे, अपीयर होने लग जाएंगे। और अपन क्या समझ जाएंगे इस सारी प्रोसेस से कि आदमी को क्या है, पेप्टिक अल्सर डिजीज है, ये इसकी पैथोफिजी हो गई। चलिए अब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की लगे हाथ बात कर लेते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की भी अपन बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होता है टेस्ट। टेस्ट कैसे करेंगे अपन इसको, ठीक, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन या इसे कहा जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कह देते हैं इसे, ठीक है, इवेल्युएशन या टेस्ट कुछ भी इसे कहा जा सकता है। चलिए बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन या टेस्ट की। इसमें सबसे पहले अपन करेंगे एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी करेंगे, अपर जीआई सीरीज करेंगे, और इसके अलावा ब्रीथ टेस्ट कर लेंगे, या फिर मैं कह सकता हूं H पाइलोराई टेस्ट करेंगे, H पाइलोराई टेस्टिंग करेंगे, है ना, और सीबीसी भी कर लेंगे। समझते हैं सभी को बारी बारी से। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी का सीधा सा संबंध होता है, ये खुद कह रहा है, एंडो का मतलब अंदर, स्कोपी का मतलब स्कोप की, किसी स्कोप को अंदर डाल देना एंडोस्कोपी कहलाएगा। एक कैमरा एक फ्लेक्सिबल वायर से जुड़ा हुआ है, उस कैमरे को मानो ये कैमरा है और ये एक फ्लेक्सिबल वायर से जुड़ा हुआ है, उसे मुंह के माध्यम से इसोफेगस से होते हुए, स्टमक से होते हुए ड्यूडेनम तक ले जाएंगे, और अपन सारा एरिया छान मारेंगे इस कैमरे की मदद से कि कहां पर छाला हो रहा है, या छाला है या नहीं है, कोई और कारण तो नहीं है ना। ये चीज देखेंगे अपन किसके माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से। और इस कैमरे के सारे इमेज आप अपन को सामने एक टीवी लगी रहेगी, एलईडी लगी रहेगी, वहां पर अपन को नजर आते रहेंगे। तो अपन इसे देखते रहेंगे अंदर, और वहां स्क्रीन पर देखते रहेंगे कि क्या चल रहा है भाई साहब, अंदर क्या क्या हो रहा है, ये अपन देखते रहेंगे उस कैमरे की मदद से। वो रहेगी एंडोस्कोपी, जो अपन को डिटेल्ड ओवरव्यू दे देगी, है ना, डिटेल्ड ओवरव्यू दे देगी, या कह सकता हूं मैं कि डायरेक्ट विजुअलाइज हो जाएंगे अपन, डायरेक्ट विजुअलाइज कर लेंगे, विजुअलाइज। अब अपन बात करेंगे अपर जीआई सीरीज की, एंडोस्कोपी की अपन बात कर चुके हैं पूरी डिटेल में। अब बात करेंगे अपर जीआई सीरीज की, अपर जीआई सीरीज। अच्छा, अपर जीआई सीरीज एक तरीके का एक्सरे होता है। अब आप यूं सोचोगे कि यार एक्सरे तो सिर्फ बोन्स का होता है, तो एक्सरे डाइजेस्टिव सिस्टम का कैसे होगा, ये एक्सरे डाइजेस्टिव सिस्टम का कैसे हो सकता है भाई साहब, ये तो ट्विस्ट वाली बात है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्सरे के लिए, ये मानो इसका एक्सरे करना है अभी तो अपन को ना, ड्यूडेनम, इसोफेगस और इनका, तो भाई साहब इसके लिए अपन इसको एक घोल पिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, घोल, और उस घोल में ही है सारा झोल कि किस तरीके से एक्सरे हो जाएगा जीआई सिस्टम का। तो भाई साहब अपन ने घोल पिला दिया, ये जैसे घोल पिलाएंगे तो ये घोल एक परत बना लेगा, क्या बना लेगा, परत बना लेगा। अब जैसे ही इसने परत बनाई,
तो इसने इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी। जो रेज इससे आर पार निकल रही थी ना, वो बार बार नहीं निकलेगी। मतलब एक्सरे जो होता है ना, एक्सरे बेटा वो कैसे होता है ये समझो कि जैसे ये आपकी बोन है, ठीक, ये आपकी बोन है, तो सबसे पहले तो रेज जो है ना वो बोन से टकराएगी और टकरा कर वापस जाएगी फिल्म पे, और फिल्म पे फिर इमेज बनाएगी। इस तरीके से एक्सरे होता है। अब जहां तक अपन ने बेरियम नहीं पिलाया था ना, वहां तक तो वो रेज आर पार निकल रही थी इससे। अब जैसे अपन ने बेरियम पिलाया तो वो रेज अब इससे टकराकर वापस जा रही है, टकराकर वापस जा रही है, टकराकर वापस, और इमेज क्रिएट कर रही है, और इमेज से क्या बना रही है, एक्सरे बना रही है। तो ये हो जाएगी अपर जीआई सीरीज, एक तरीके का एक्सरे होता है। उसमें अपन घोल पिलाएंगे। अब जो घोल जिसने झोल किया है उसका नाम है बेरियम, और इसको कहा जाता है बेरियम स्वेलो। बेरियम का घोल पिलाया, घोल पिलाकर एक्सरे लिया। बेरियम ही ऐसा मैजिकल सब्सटेंस है जो आपके जीआई सिस्टम में जो आर पार हो रही थी रेज, उन्हें रोक लेगा और उनसे कहेगा कि जा एक्सरे बना। क्या कहेगा, जा और एक्सरे बना। उसके बाद एच पाइलोराई टेस्टिंग की अपन बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एच पाइलोराई टेस्टिंग की। तो भाई साहब एच पाइलोराई टेस्टिंग क्या होता है, ठीक, ये है स्टमक, इसोफेगस, ड्यूडेनम। अब आपको पता है कि अगर इसको अल्सर हुआ है तो एच पाइलोराई हो सकता है। इसकी टेस्टिंग के लिए या तो एच पाइलोराई जो है वो भाई साहब स्टूल में प्रेजेंट होंगे, तो या तो स्टूल टेस्ट कर लेंगे अपन। किसके लिए, एच पाइलोराई के लिए। पहली चीज, स्टूल में अपन को अगर एच पाइलोराई मिला तो अपन समझ जाएंगे एच पाइलोराई से क्या हो सकता है अल्सर। कि भाई साहब एक पेट दुखने वाला आदमी आया था और उसके स्टूल टेस्ट किया अपन ने और उसमें एच पाइलोराई मिल गया, तो अपन समझ जाएंगे कि भाई साहब को क्या हो सकता है, अल्सर हो सकता है। दूसरी टेस्टिंग करेंगे, एक तो क्या कर लिया, स्टूल टेस्ट। दूसरा क्या करेंगे अपन इसको कि भाई साहब स्टूल में डिटेक्ट नहीं हुआ, फिर भी डिटेक्ट करना है अपन ने, तो जिद पकड़ ली कि अपन को तो डिटेक्ट करना ही है। तो डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई साहब, इसको यूरिया का कैप्सूल खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे, यूरिया का कैप्सूल। अब यूरिया का कैप्सूल स्टमक में आएगा। अगर इस स्टमक में एच पाइलोराई रहा तो ये एच पाइलोराई जो यूरिया आपने खाया था उस यूरिया को CO2 में बदल देगा। और जब आप यहां पर ब्रीथ चेक करोगे, इसकी सांसें चेक करोगे, तो उसमें CO2 का लेवल बढ़ा हुआ आएगा। इसलिए एच पाइलोराई की टेस्टिंग का दूसरा नाम है, मतलब इस तरीके का नाम है, एच पाइलोराई टेस्टिंग के इस तरीके का नाम है यूरिया ब्रीथ टेस्ट। यूरिया खिलाया था, CO2 ब्रीथिंग में आई, CO2 अगर एच पाइलोराई नहीं होगा तो यूरिया डायरेक्ट यूरिन से निकल जाएगा, ठीक है। अगर एच पाइलोराई रहा तभी ये CO2 बनाएगा, और ये CO2 बनाने के बाद अपन CO2 डिटेक्ट कर लेंगे किसके माध्यम से, ब्रीथ के माध्यम से, सांस जब ये लेगा उसके माध्यम से। अगली बात करते हैं सीबीसी। सीबीसी अपन देख लेंगे एनेमिक कंडीशन को देखते हुए कि इसे एनेमिक कोई कंडीशन तो नहीं होगी ना। एनेमिक कंडीशन कैसे हो सकती है, क्योंकि ब्लड निकल रहा है यार, और ब्लड निकल रहा है तो ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की। इसके बाद अपन मैनेजमेंट की बात करते हैं, और मैनेजमेंट दो तरीके का है, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। देखिए ये आपके परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डिजीज होने वाली है, और शायद ये साबित हो सकता है एग्जाम में आने के बाद कि वास्तव में ये महत्वपूर्ण ही थी। तो आप इस डिजीज को बहुत ध्यान से सुने, और मैं नोट्स का बार बार आपसे कह रहा हूं कि आरएमसी नर्सिंग एकेडमी नाम से अपना चैनल है टेलीग्राम पे, वहां आप जाइए और वहां नोट्स मिल जाएंगे। वैसे यूट्यूब पर जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें अपन लिंक डाल देंगे, और आप अपने चैनल पर जाकर जो पीडीएफ है उसको देख सकते हैं। बिल्कुल वेल प्लान्ड पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी जाएगी, जिसमें सारी चीजें बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में है। जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल वहां लिखी हुई है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे पहली बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की। किसकी बात करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट की, है ना। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो भाई साहब इसमें क्या देखेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में अपन समझ रहे हैं कि भाई साहब सारा खेल HCL कर रहा है मैक्सिमम। HCL जहां तक है वहां तक घाव भरना नामुमकिन है। जैसे ही घाव भरने लगेगा, जैसे ही घाव भरने लगेगा, वैसे HCL भाई साहब आकर इसे चाटा रख देंगे और कहेंगे कि घाव वापस बन, वापस छाला, वापस छाला। जैसे ही छाला भरने लगेगा HCL आएगा, वापस छाला, फिर HCL आएगा, वापस छाला, फिर HCL आएगा, वापस छाला। तो जहां तक HCL है वहां तक छाला नहीं मिट सकता। अपन को क्या करना है, अरे HCL ही नहीं रहेगा तो ये छाले को कैसे इफेक्ट करेगा भैया, HCL को खत्म कर दो, है ना। इसके लिए अपन क्या करेंगे भाई साहब, अपन को मेडिकल मैनेजमेंट में अपना लक्ष्य है HCL को डिक्रीज करना। इसके लिए अपन 3 तरीके की ड्रग्स दे सकते हैं। कितने तरीके की, 3 तरीके की।
सबसे पहले देंगे प्रोटोन पंप इनहिबिटर। क्या देंगे? प्रोटोन पंप इनहिबिटर। प्रोटोन पंप क्या करता है? HCl के सीक्रेशन को बढ़ाता है, और अपन ने प्रोटोन पंप को ही क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया। तो प्रोटोन पंप HCl के सीक्रेशन को बढ़ा रहा था, और मैं कह रहा हूं अपन ने दिया है प्रोटोन पंप इनहिबिटर। पूरा प्रोटोन पंप ही क्या हो गया? इनहिबिट हो गया। तो HCl का जो सीक्रेशन हो रहा था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रोटोन पंप इनहिबिटर, प्रोटोन पंप HCl के सीक्रेशन को बढ़ाते हैं, तो प्रोटोन पंप को क्या कर दो? इनहिबिट कर दो। प्रोटोन पंप को क्या कर दो? इनहिबिट कर दो। अब जैसे प्रोटोन पंप इनहिबिट किया तो अब HCl बनेगा ही नहीं। कहने का मतलब है कि प्रोटोन पंप जिम्मेदार है HCl का सीक्रेशन करने के लिए। अब अपन ने क्या किया कि भाई साहब, जो HCl था, जो प्रोटोन पंप था, उस प्रोटोन पंप को इनहिबिट कर दिया। और जब प्रोटोन पंप इनहिबिट हो गया तो अब मुझे बताइए कि कहां से HCl बनेगा? अरे कहां से बनेगा भैया? नहीं बनेगा। आइए बात आगे करते हैं अपन। दूसरा है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये सारा अपन बात कर रहे हैं HCl को डिक्रीज करने के लिए। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्या काम करते हैं? H2 जो रिसेप्टर होते हैं, H2 रिसेप्टर की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, ये डिटेक्ट करते हैं HCl के लेवल को। जैसे ही खाना खाया तो खाने के कंपेयर में HCl का लेवल, अगर HCl का लेवल डिक्रीज रहा, यूं समझिए HCl का लेवल डिक्रीज रहा, तो ये उसे इंक्रीज कर देंगे, और अगर इंक्रीज रहा तो HCl का प्रोडक्शन स्टॉप कर देंगे, यूं समझिए। अब अपन जैसे ही खाना खाएंगे तो HCl तो आएगा, क्योंकि खाने के कंपेयर में HCl कम है। अब HCl कम है और HCl आएगा, तो HCl क्यों आ रहा है? क्योंकि H2 रिसेप्टर जो है उसे क्या कर रहा है? डिटेक्ट कर रहा है। अब अपन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे देंगे। H2 रिसेप्टर को क्या कर देंगे? सीधा ब्लॉक कर देंगे। ना रहेगा H2 रिसेप्टर, ना होगा डिटेक्ट, और जब डिटेक्ट ही नहीं हुआ तो HCl डिक्रीज हो जाएगा। पता ही नहीं लगेगा कि HCl कम है या ज्यादा है, क्योंकि H2 रिसेप्टर, जो रिसेप्टर यहाँ पर इस तरीके से रिसेप्टर पाए जाएंगे, अब इन रिसेप्टर्स को पता ही नहीं लग रहा कि HCl की कमी आ गई, तो ये कैसे कहेंगे कि HCl की कमी आ गई? जब कहेंगे ही नहीं तो सपना थोड़ी आएगा कि HCl बनाया जाए। तो इस तरीके से अपन HCl को मैनेज कर लेंगे। अगला देखते हैं एंटासिड। एंटासिड HCl को कम तो नहीं करता, लेकिन न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, न्यूट्रल। तो ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज्ड द एसिड। क्योंकि एंटासिड क्या होता है? एक तरीके का बेस होता है। और अपन एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर का जो एग्जाम्पल है वो है ओमेप्राजोल। यही लिख देता हूं, इसका एग्जाम्पल है ओमेप्राजोल। इसका एग्जाम्पल है H2 रिसेप्टर का रेनिटिडीन। और जो एंटासिड है, एंटासिड का अपने पास में एग्जाम्पल होने वाला है बेटा मीनियम हाइड्रोक्साइड। और इन तीनों का काम है HCl को कम करना। इसके अलावा अपन इसे एंटीबायोटिक भी देंगे। क्या देंगे? एंटीबायोटिक भी देंगे, H पाइलोराई को किल करने के लिए, क्योंकि H पाइलोराई बैक्टीरिया था और बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से मरता है। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे अपन। दर्द हो रहा है तो दर्द की गोली देंगे, है ना? दर्द की गोली का मतलब समझ गए? अगर भयंकर दर्द है तो हाइड्रोमोर्फिन दे देंगे। वैसा ऐसा तो इसमें सिचुएशन ही नहीं आती कि हाइड्रोमोर्फिन देनी पड़े। अब बात करते हैं अपन भाई साहब इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की। सबसे पहला मैनेजमेंट रहेगा इसमें पाइलोरस प्लास्टी। चेंजेस करेंगे कुछ। ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, यहाँ का जो स्फिंक्टर है ना, इसका गेप यहाँ पर अपन एनलार्ज कर देंगे। अब जैसे ही गेप को एनलार्ज करेंगे, वैसे ही जो खाना था ना, अब वो खाना इजीली जा पाएगा नीचे। मानो किसी को गैस्ट्रिक अल्सर है, 3 से 4 घंटे खाना नहीं रोकना है, अब अपन को खाना जल्दी से नीचे पहुंचाना है, तो अपन इसको एनलार्ज कर देंगे ताकि खाना नीचे चल जाए, और नीचे जाने के बाद क्या होगा? इसको दर्द नहीं होगा। दूसरी बात करें अपन भाई साहब, ये तो हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं गैस्ट्रेक्टोमी की। गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्टमक। अब ये दो तरीके का हो सकता है, कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी और पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। एक तो कंप्लीट और एक पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी।
कंप्लीट अगर गैस्ट्रेक्टोमी की मैं बात करूं तो कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी क्या होता है? फुल स्टमक इज रिमूव्ड, ये पूरा ही स्टमक काट देंगे। इसमें क्या करेंगे? पूरा ही स्टमक जो है इसको काट देंगे और सीधा ईसोफेगस को किससे जोड़ देंगे? ड्यूडेनम से जोड़ देंगे। ईसोफेगस को किससे जोड़ दिया? सीधा ड्यूडेनम से जोड़ दिया। नो स्टमक, इसमें स्टमक बचा ही नहीं। बात करें पार्शियल की, पार्शियल दो तरीके का होता है। पार्शियल दो तरीके का होता है, समझिए। एक तो होता है बिलरोथ फर्स्ट और एक होता है बिलरोथ सेकंड। एक तो होता है बिलरोथ फर्स्ट और दूसरा होता है बिलरोथ सेकंड। बिलरोथ फर्स्ट को कहा जाता है गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टोमी और इसे कहा जाता है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। समझिए यहां पर भाई साहब, ये आदमी का ईसोफेगस हो गया, ये उसका गैस्ट्रिक मतलब कह सकते हैं स्टमक हो गया, और ये उसकी ड्यूडेनम हो गई, और ये इसकी जेजुनम हो गई। ड्यूडेनम के बाद क्या स्टार्ट हो जाती है? जेजुनम। अगर स्टमक का पार्शियल का मतलब ये कंप्लीट है ना, पार्शियल का सीधा सा मतलब समझो आप सम पार्ट ऑफ स्टमक, सम पार्ट ऑफ स्टमक, वहां पर होल स्टमक था, यहां पर सम पार्ट ऑफ स्टमक काटेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन की पार्शियल की। तो ये कुछ स्टमक का पार्ट अपन ने काट दिया, बचे हुए पार्ट को सीधा ड्यूडेनम से जोड़ दिया। स्टमक का कुछ पार्ट काट दिया और बचे हुए पार्ट को ड्यूडेनम से जोड़ दिया, ये रहेगा बिलिरोथ फर्स्ट। दूसरी बात करता हूं मैं कि ये जो स्टमक है इसका पार्ट बचा हुआ है, लेकिन अपन ने ड्यूडेनम भी काट दी, तो गैस्ट्रिक का जो पार्ट बचा हुआ है जो स्टमक है उसको सीधा किससे जोड़ दिया अपन ने? जेजुनम से जोड़ दिया। इसे कहा जाएगा बिलिरोथ सेकंड। बिलिरोथ सेकंड में क्या होगा कि स्टमक का कुछ पार्ट काटेंगे, साथ ही पूरी ड्यूडेनम को भी उड़ा देंगे। इसमें स्टमक का कुछ पार्ट और ड्यूडेनम दोनों को उड़ा देंगे और सीधा जेजुनम से जोड़ देंगे। ये बिलिरोथ सेकंड है, जिसमें सीधा जो स्टमक है उसको किससे जोड़ा अपन ने? जेजुनम से जोड़ा। इसका कुछ पार्ट स्टमक का और साथ पूरी ड्यूडेनम भी उड़ा दी। इसमें जो बचा स्टमक का पार्ट उसको किससे जोड़ा? ड्यूडेनम से। कुछ पार्ट सिर्फ स्टमक का काटा है और सीधा किससे जोड़ दिया? ड्यूडेनम से जोड़ दिया, ठीक। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसको डाइट कौन सी देनी है। याद रखना पेप्टिक अल्सर की डाइट भैया, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसको डाइट देनी है ब्लेंड डाइट। अरे कौन सी डाइट? ब्लेंड डाइट, ब्लाइंड नहीं, ब्लेंड। ब्लेंड डाइट क्या होती है? ऐसी डाइट जिसमें ना तो फाइबर हो, ना मिर्ची हो, ना नमक हो, कुछ भी नहीं हो, मतलब बस पेट भरे। ब्लेंड डाइट वो डाइट होती है जिससे सिर्फ पेट भरा जा सकता है, उसमें ना तो नमक है, ना मिर्ची है, ना फाइबर है। अच्छा फाइबर भी क्यों कम किया भाई? नमक मिर्ची का तो ठीक है कि चाय कॉफी बंद करेंगे वो तो ठीक है, नमक मिर्ची बंद करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन ये क्यों किया? क्या कारण आ गया कि भाई साहब ये भी कम करना पड़ा अपन को फाइबर भी? अगर फाइबर देंगे ना तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ेंगे, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ेंगे तो यहाँ पर हलचल मचेगी। हलचल मचेगी तो क्या हो सकता है? अल्सर जो है ना वो और ज्यादा फैल सकता है, अल्सर जो है ना वो और ज्यादा सीवियर हो सकता है, और जैसे अल्सर की सीवियरिटी बढ़ेगी वैसे कंडीशन और ज्यादा भयंकर हो सकती है। तो इसको ब्लेंड डाइट दी जाएगी। ब्लेंड डाइट का सीधा सा संबंध है ऐसी डाइट जिसमें ना फाइबर रहे, ना नमक रहे, ना मिर्ची रहे, कुछ भी नहीं रहे, सिर्फ पेट भरे, जो कुछ भी हलचल ना मचाए, कुछ भी इरिटेट नहीं करे अंदर जाके, बस अंदर जाके अपन को थोड़ा सा न्यूट्रिशन दे दे और पेट को ऐसा लगे कि वो भरा हुआ है, ठीक है। तो ये अपना पेप्टिक अल्सर कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं अपन अगली डिजीज के साथ।